स्लाइड शो शुरू करते हैं। तो ये हमारा था 6 टेस्ट और इसमें हमारे टॉपिक क्या क्या थे? यूनिट डिजिट, देन फैक्टोरियल्स और रिमाइंडर और एक एंड ऑफ जीरोस। तो 30 क्वेश्चंस थे, 30 मार्क्स और टाइम था 60 मिनट। तो जिनके टॉप 3 नंबर आए उनके मैं बता देता हूँ आपको। तो भाई सबसे ज्यादा मार्क्स हैं हसन के। हसन स्कोर्ड 23.5 आउट ऑफ 30। सेकंड है साकिब। तो साकिब तो अच्छी बात है कि तुम सबसे लास्ट में ज्वाइन किया, बट यू स्कोर 22.75। एंड थर्ड इज अदनान 22। तो तीनों क्लोज हैं और 30 में से अगर आप इतने स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लेवल अच्छे लेवल के हैं, इजी पेपर नहीं था ये। तो चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन हसन, साकिब और अदनान। थैंक यू टॉप 3 आ गए टेस्ट आप में। ही सीखा। हाँ सर। नहीं, टेस्ट में आता ही बैठ नहीं के था सर इससे पहले। टेस्ट का प्रेशर झेलना ये एक अलग स्किल होती है। पढ़ते सब हैं। सर मेरे पास तो खाली 45 मिनट्स ही थे। हाँ, अदनान के साथ। चलो भाई, अगले एग्जाम में फिर देखेंगे क्या रहेगा। हाँ सर। चलो, तो अब जिसको देखो जहां पे डाउट हुआ या किस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ, ये चीज समझते हुए चलना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना उसी पॉइंट पर। तो यूनिट डिजिट इन दिस, तो क्या था इसमें कॉन्सेप्ट? तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है? यूनिट डिजिट का, बाकी और डिजिट से कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे 3 into 8 करोगे तो और शॉर्टकट कर लेते, 24 होता है, 24 की भी हम यूनिट डिजिट ले लेंगे। 7 into 6 42 है, तो इसकी भी यूनिट डिजिट ले लेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 विल बी द फाइनल यूनिट डिजिट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर सबको ये? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना वहीं पे, क्योंकि आज की क्लास है डिस्कशन और डाउट के लिए ही हमारी। तो यूनिट डिजिट का जब भी कॉन्सेप्ट होगा क्या करेंगे? सिर्फ जो जो यूनिट डिजिट है उन्हीं को कर दो। जो भी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस होता तो प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहाँ भी हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, यानी 7। 7 रेज टू द पावर 754। अब ग्रुप पढ़े थे हमने। ग्रुप 1 इज, जो कि सेम डिजिट आ जाती है, वो कब होता है? जब 0156 हो। ग्रुप 2 में क्या था? 4 और 9, ये ऑड इवन के बेस पे पता चलता था। और लास्ट ग्रुप क्या था? थर्ड ग्रुप 2 3 7 8। इनकी क्या थी? साइक्लिसिटी 4। तो साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट, देखो दोनों की साइक्लिसिटी है, रिमाइंडर की भी साइक्लिसिटी है और यूनिट डिजिट की भी। तो यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी रिपीट होने की इन 4 नंबर्स के लिए क्या थी? 4। तो हमें सीधे क्या करना था? जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर क्या आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। तो पहले 7 के लिए देख लेते हैं हम। 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49 यानी 9, 7 की पावर 3 इज 343, 7 क्यूब है ना 3, एंड 7 की पावर 4 इज 1। वरना हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 की पावर 1 पे 7 है यूनिट डिजिट, अगली जो होगी तो 7 into 7 यानी 49, तो 9 ले लो। फिर 9 into 7 63 यानी 3 ले लो, और फिर 3 into 7 यानी 21 यानी 1। तो 7931 1 आ गया, तो फिर 7 7 फिर से आने लगेगा। तो ये 4 यूनिट डिजिट हो सकती है अगर 7 की कोई भी पावर है। तो अब हमें क्या करना है? 754 को 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को करेंगे।
क्योंकि तब भी वही रिमाइंडर आएगा जब पूरी डिजिट को करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 2। तो 2 वाला केस ये आएगा, रिमाइंडर 2, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी 9। ऑप्शन 4। क्लियर? कोई डाउट? कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लो, क्योंकि अब ये टॉपिक खत्म हो रहा है हमारा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई भी अगर पावर हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? कोई क्वेश्चन? हाँ, यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ। तो देखो, तो हमें क्या करना है, इसकी इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालो, इसकी इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो अब देखो कौन है इसमें, 4। 4 कौन से ग्रुप में था, सेकंड ग्रुप। यानी 4 की अगर कोई भी पावर है तो हमें क्या देखना है, ऑड इवन। ऑड इवन बस। तो यहाँ पर पावर क्या है 372, यानी कि इवन। तो इवन वाला केस ये वाला केस है, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी 6। तो इसकी तो यूनिट डिजिट हो गई 6। और नेक्स्ट जो है 373, 373। अब पावर क्या है, ऑड। ऑड वाला केस हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या होगी 4। 4। तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 4। तो दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10। 10। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई 0। यस सर। अगेन ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन। तो क्या करना है, इसकी इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालो, इसकी यूनिट डिजिट निकालो, इसकी यूनिट डिजिट निकालो, तीनों का सम कर दो। देखो यही कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट में, यही कॉन्सेप्ट रिमाइंडर में है। रिमाइंडर में भी हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग रिमाइंडर निकालते हैं, अगर तीनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। वही यूनिट डिजिट में कर रहे हैं। तो पहला क्या है 25 रेज टू द पावर 6251। इसका मतलब है सिर्फ 5 रेज टू द पावर 6251। ये कौन सा ग्रुप है, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, सेम होंगे सर। सेम। 5 है तो 5 ही रहेगा। 36 रेज टू द पावर 528, इसमें क्या होगा 6 रेज टू द इसमें भी पावर सर 5। सेम ही रहेगा। 6 भी है तो इसकी यूनिट डिजिट भी 6 होगी, इन दो में तो कुछ करना ही नहीं था। 73 रेज टू द पावर 54, यानी इसमें डिसाइड करेगा 3 रेज टू द पावर 54 बताएगा हमें यूनिट डिजिट क्या होगी 3। 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो यानी 54 को क्या करो 4 से डिवाइड करके देख लो, 14 3 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो 3 की 9। पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27 यानी 7, और 3 की पावर 4 7 इंटू 3 21 ये होता है। तो 2 का मतलब ये वाला केस, यानी यूनिट डिजिट होगी 9। तीनों का ऐड हो रहा है, तीनों को ऐड कर दो, 11 और 9 20, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गई फिर से 0। So this is the answer. कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में, ये बताओ। सिंपल है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। देखो कॉन्सेप्ट समझना अलग चीज होती है और एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन करना
वो अलग चीज होती है। तो एग्जाम के प्रेशर में तुम नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट में तो कोई वो नहीं है। ये बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, अब आगे आएंगे तो कैसे करना है। यस सर। गुड। इज डिविजिबल बाई, इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एक बार यूनिट डिजिट निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा किससे डिवाइड हो सकता है। तो 4 है देखो, 4 की पावर 61। तो 4 की हमें पता है साइक्लिसिटी क्या होती है, किससे डिवाइड होता है, क्या होगा यूनिट डिजिट, ऑड और इवन से। तो ये 4 की पावर क्या है, ऑड। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये वाला केस होगा, यानी कि 4। यहाँ पर 4 की पावर क्या है, इवन। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। ऑड तो फिर से 4, और 464 है तो लास्ट डिजिट क्या होगी, इवन है तो 6। इन सबका अगर सम करें तो क्या आ रहा है, 20। जीरो आ रहा है लास्ट में, जीरो आ रहा है तो किससे डिविजिबल होगा, 10 से। यस सर। तो इस यूनिट डिजिट से हम इसे कर सकते थे। ऐसे ही करा था या किसी और मेथड से भी किया इसे। सर मैंने ऐसे दूसरा ही मेथड किया किया। था। मैंने भी ऐसे ही किया था सर। ओके, और सर किसी मेरा मेथड से कॉमन नहीं ले किया, लिया था। कॉमन लेके करा था। ओके, Yes, sir। ये ज्यादा इजी है सर, ये मैंने सोचा ही नहीं उस टाइम। ठीक है। तो ऐसे देखो, कॉमन लेके मतलब है कि हम 4 टू द पावर 61 अगर सब में से कॉमन ले लें तो ये पहले टर्म हो जाएगा 1। भाई इसमें से तो पूरा चला गया तो ये 1 हो गया। 4 टू द पावर 62, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 टू द पावर 61। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 टू द पावर 63। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 टू द पावर 61। और लास्ट जो टर्म था 4 टू द पावर 64 हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इस तरीके से हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बट ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमें यूनिट डिजिट 0 मिल रहा था। क्वेश्चन 6, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि अगर इस पूरे नंबर को हम अगर 8 से डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर निकालें तो इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, कि अगर हम इसको 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें अगर 11 को 8 से डिवाइड करके। देखो यूनिट डिजिट और इसका सेम कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें दो टर्म दिए हैं तो दोनों को अलग अलग करके यूनिट डिजिट निकाल के तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रिमाइंडर में भी क्या है, दो टर्म्स है हमारे पास, 9 रेज़ टू द पावर 6 - 11। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 रेज़ टू द पावर 6 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो और 11 को 8 से, और इसके बीच में माइनस है तो इन दोनों के रिमाइंडर को माइनस कर दो तब भी सेम आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं इस पे कि ऐसा क्यों करा। पूरे टर्म को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, वही होगा जो कि दोनों टर्म को अलग अलग 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के माइनस कर देते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर। यस सर।
अब बताओ आगे कैसे करेंगे। सर प्लस 1 हो जाएगा लेफ्ट वाले में। अभी लेफ्ट पहले राइट देख लेते हैं। देखो 11 को 8 से डिवाइड किया तो तुम बता दोगे क्या होगा रिमाइंडर। 11 को अगर 8 से डिवाइड 3 बाहर माइनस है तो ये -3 हो गया यहाँ। तो इस साइड क्या होगा लेफ्ट में। 1 1 होगा सर, +1। गुड। देखो जब भी 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब जिसका रिमाइंडर 1 आ गया पहले ही उसमें, तो अब इसकी कुछ भी पावर लेते रहो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 1। भाई 9 स्क्वायर का मतलब होता था 1 × 1, तो फिर 1 आएगा। 9 क्यूब को 8 से डिवाइड करोगे फिर भी 1 आएगा। तो इस 9 की पावर 6 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या रहेगा 1। कोई भी वैल्यू है 21 डिवाइड बाई 20, 21 रेज टू द पावर 51, रिमाइंडर क्या होगा 1। 1 तो अगर न्यूमरेटर में क्या है डिनोमिनेटर से एक बड़ी वैल्यू है, तो अब इसकी कोई भी पावर हो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 1। ये रिमाइंडर की बात हो रही है हर जगह, यूनिट डिजिट नहीं है, याद रखना रिमाइंडर की बात हो रही है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 1। और अगर एक छोटी वैल्यू है तो क्या होगा -1 और डिवाइड कर 19 देंगे डिवाइड बाई 20, 19 की पावर 10। अब क्या होगा रिमाइंडर 1 1 होगा सर। 1 तो देखो 19 को 20 से डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर 19 भी कह सकते हैं या फिर रिमाइंडर -1। तो हम यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था उसे यूज करेंगे, यानी रिमाइंडर हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 10। तो आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अगर यही होता 19 रेज टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 20, तो क्या हो जाता रिमाइंडर 90 19 19 हुआ था सर। तो अब हम कहते हैं कि अच्छा एक वैल्यू कम है, यानी -1 तो है रिमाइंडर, लेकिन अब की बार पावर क्या है ऑड है। तो अब रिमाइंडर -1 आएगा, और माइनस में हम रिमाइंडर लिखते नहीं है तो हम इसमें ऐड कर देंगे डिवाइजर यानी 90। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 1 का डिफरेंस है तो ये दो केसेस बनते हैं। अगर न्यूमरेटर एक वैल्यू ज्यादा है यानी a+1 की फॉर्म में, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर न्यूमरेटर में एक वैल्यू कम है तो फिर अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा, अगर पावर ऑड है तो क्या होगा डिवाइजर में से एक माइनस करके रिमाइंडर होगा। ठीक, तो इसको मेंटली अपने दिमाग में रख लो, कहीं नोट कर लो, जहां भी नोट्स बनाए उसमें अलग हाईलाइट करके लिख लो अपनी लैंग्वेज में। ये सीधे हम ऐसे कर सकते हैं फिर। तो हमने ये 9 की पावर 6/8 का इसलिए 1 लिख लिया क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है डिनोमिनेटर से एक वैल्यू ज्यादा है। अब चाहे पावर ऑड हो या इवन हो 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया -2, लेकिन -2 यहाँ कहीं आंसर नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा 6 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हमेशा जब भी निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है डिवाइजर को ऐड कर दो 6। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। 17 raised to the power 200 is divided by 18. Then remainder is क्या होगा 1 में न्यूमरेटर एक कम है यानी -1 रिमाइंडर। अब पावर डिसाइड करेगी कि क्या होगा, पावर क्या इवन है है। इवन, तो 1 ही होगा, बस ये आंसर। 2 raised to the power 31 is divided by 5 and remainder is
अब देखो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, 1 या वैसा कुछ नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर पे जाएंगे। भाई 2 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 2, 2 स्क्वायर बाई 5 अगर रिमाइंडर किया तो क्या है 1 4 बाई 5, 4 ही तो होगा, सॉरी सर 4 होगा सर सॉरी। या फिर -1 होता। तो 2 क्यूब बाई 5 यानी 4 टू 3 जा 8, तो 3 एंड 2 4 बाई 5, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर किस साइकिल में आ रहे हैं कि अगर यहाँ कोई भी पावर होगी तो इनमें से कोई रिमाइंडर होगा, 2 4 3 1, फिर ये रिपीट 2 4 3 1 ऐसे चल रहा है। सर मैं पावर 4 में थोड़ा कंफ्यूज हुआ था सर। यहाँ यस सर। पावर 4 का मतलब फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 3 रिमाइंडर था, 3 को 2 से कर दो 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ओके सर। देखो 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 का रिमाइंडर अगर हमें निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसका रिमाइंडर, इसको मैं फिर फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका रिमाइंडर इंटू 2/5 का रिमाइंडर। 2 क्यूब का रिमाइंडर क्या था 3, 2/5 का रिमाइंडर क्या था 2, तो इन दोनों के रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 से फिर से बड़ा आ गया तो आंसर हो गया 1। तो 2 की पावर 4 का ऐसे निकाल लेते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं पीछे वाले से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे होते और कुछ नहीं। 2 स्क्वायर का मतलब है 2/2 की मल्टीप्लाई 4, 2 क्यूब का मतलब है दिस 4 इंटू 2 8, 8/5 हो गया 3। तो ऐसे हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, पूरी पावर 3 या 4 उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो ये आ गई साइक्लिसिटी समझ में, 2 4 3 1। अब हम देख लेते हैं कि पावर क्या थी 31, तो इस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, 3, यानी साइकिल में जो थर्ड टर्म है 2 4 3, दिस वन, दिस विल बी अवर रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही किया था। थ्री रेस टू द पावर 21 डिवाइड बाई, फिर से देखो वैसा ही क्वेश्चन है, डिवाइड बाई 5, तो क्या करा हमने 3/5, तो रिमाइंडर क्या है 3, 3 स्क्वायर बाई 5 का रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 3/5 का रिमाइंडर इंटू 3/5 का रिमाइंडर, यानी 3 इंटू 3 9, 9 फिर 5 से बड़ा आ गया तो 9/5, तो रिमाइंडर क्या हो गया 4। 3 क्यूब बाई 5 का रिमाइंडर हो जाएगा 3 स्क्वायर का रिमाइंडर यानी 4 इंटू 3 12, तो 12 फिर बड़ा आ गया तो फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। 3 की पावर 4/5 का रिमाइंडर का मतलब है 3 की पावर क्यूब बाई 5 का जो रिमाइंडर निकाला है इंटू 3 को जब 5 से रिमाइंडर करते हैं, यानी 2 इंटू 3 6, तो 6 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 1। तो अगेन साइक्लिसिटी क्या आ गई, 3 रिमाइंडर होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जैसे ही 1 आया तो फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करना है तुम्हें, जो भी पावर है 21, इसको जो साइक्लिसिटी आ रही है उससे डिवाइड कर दो, 4 5 जा 21, तो रिमाइंडर इज 1, यानी फर्स्ट जो टर्म है दैट विल बी द आंसर। सर यस ये
इसको करने का दूसरा तरीका है ना, वैसे हम वैसे भी कर सकते हैं ना कि 21 को 4 से डिवाइड करके डायरेक्ट, अभी पहले भी किया था, लाइक 21 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी पहले जो पढ़ा था 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी नहीं 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 नहीं, यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी अलग होती है, रिमाइंडर की साइक्लिसिटी अलग होती है। इन दोनों को नहीं मिलाना है। यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी फिक्स है, 2 3 7 8 अगर है तो हमेशा साइक्लिसिटी क्या होगी, 4। रिमाइंडर की साइक्लिसिटी डिपेंड करेगी आप 3 को किससे डिवाइड कर रहे हो। मैं 3 को 5 से डिवाइड किया तो 4 पे रिपीटिशन हो गया ना। अगर मैं 3 रेज टू द पावर 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कुछ और साइक्लिसिटी आएगी। 3 की किसी पावर को 11 से डिवाइड करूंगा तो कुछ और साइक्लिसिटी आएगी। रिमाइंडर वाली साइक्लिसिटी इसलिए हमारे क्वेश्चन में निकाल के देखनी पड़ती कि क्या आ रही है। यूनिट डिजिट वो होता तो हमें पता है, अगर 2 3 7 8 है तो 4 ही होगी। साइक्लिसिटी है, लेकिन यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी अलग चीज है, रिमाइंडर की साइक्लिसिटी अलग चीज है। रिमाइंडर की साइक्लिसिटी जब आप डिवाइड करोगे तभी आप पता कर पाओगे कि क्या साइक्लिसिटी, क्योंकि सेम नंबर को अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग साइक्लिसिटी आएगी। दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, साइक्लिसिटी पे बेस्ड है, लेकिन यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी हाँ नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार ये रिमाइंड करा रहा हूँ। ये कंफ्यूजन वाली चीज है कि 2 3 7 8 है और यूनिट डिजिट निकालना है तो साइक्लिसिटी फिक्स है। आप नंबर देख के बता सकते हो कि क्या होगी, लेकिन रिमाइंडर में आप ऐसा नहीं कर सकते। रिमाइंडर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डिवाइड करके देखोगे तभी पता चलेगा कि क्या साइक्लिसिटी। ठीक, चलो। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग 6 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर निकालो, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर निकालो। तो जैसे देखो यूनिट डिजिट में दोनों को अलग अलग करके यूनिट डिजिट निकाल के आंसर कर सकते हैं, ऐसे रिमाइंडर में हम ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, -1 +1 1 +1 यहाँ पर एक वैल्यू बड़ी है तो माइनस का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पहले सिंपल एक वैल्यू को लेके कर लिया करो ना। 7/6 का रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। अगर यहाँ 5/6 होता तब हम इसका रिमाइंडर कहते हैं ना -1। ये तो बड़ी वैल्यू है ना डिनोमिनेटर से एक, तो इसमें तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 होगा, चाहे पावर ऑड हो या इवन हो। अगर 5 रेज टू द पावर 19/6 होता तब हम रिमाइंडर कहते, क्या आएगा, -1। यहाँ तो पावर एक ज्यादा है ना इससे, 6 से, तो ये तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा, 1। प्लस 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2। तो टोटल रिमाइंडर क्या हो गया, 3। क्लियर। यस सर। यस डिजिट इन द टेंस पोजीशन ऑफ दिस। अब देखो जरा, यूनिट नहीं पूछी, टेंस पूछ लिए। तो ये देखो एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन क्या है, इसका मतलब है 5 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 टाइम्स है ना।
40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2। टेंस डिजिट पोजीशन पूछ रहा है। अगर मैं इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लूं 5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 0 10। अब 2 कितने बचे, कितने 2s बचे ये मल्टीप्लाई होके 39 30। 9 एक ही 2 तो कम हुआ 40 में से। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से फ्रेम कर दूं क्वेश्चन, अगर मैं इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूं 2⁻39 की यूनिट डिजिट मान लो है x, है ना, तो जब उसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी तो मान लो कोई एक डिजिट ऐसा नंबर आया और इसकी यूनिट डिजिट आई x और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। ऐसा आएगा ना आंसर कुछ। यस सर। तो इस पूरे प्रोडक्ट की ये जो x है ये क्या हो जाएगी 10th डिजिट हो जाएगी। यानी आपको एक्चुअल में क्या निकालना था 2⁻39 की यूनिट डिजिट निकालनी थी। ये जो 5 साथ में लगाया था ना इसके, ये इसीलिए लगाया था कि एक 2 को ये अपने साथ लेके क्या होगा 10 बन जाएगा, तो पूरे प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट तो हो जाएगी 0। तो अगर इसमें यूनिट डिजिट पूछता तो तुम्हें पूरा कोई निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तुम ये देखते एक 5 है एक 2 होगा, दोनों मिलकर 10 बना के 0 बनाएंगे। अब जीरोस के अलावा जो ये पूरा नंबर है ये हमें कहाँ से मिल रहा है 2⁻39 से मिल रहा है ये नंबर। तो इसकी यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। समझ गए ये चीज। हमें यूनिट डिजिट किसकी निकालनी है 2⁻39 की। 39। यस सर। यस सर। अब बता दो, अब देखो साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर नहीं है यूनिट डिजिट, तो साइक्लिसिटी फिक्स होती है। 2378 की साइक्लिसिटी है 4, तो 439 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36 3, 3 यानी रिमाइंडर 3 वाला केस 2 1 8 2 8, तो यूनिट डिजिट विल बी 8। यानी जो भी नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा उसके लास्ट में क्या होगा 80। ठीक। If the unit digit of 37 raised to the power n is 3, what is the unit digit of 73 raised to the power n? देखो बीच में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे ये। यूनिट डिजिट ऑफ 37 रेज टू द पावर n, 37 की कोई पावर है n, हमें ये नहीं पता, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 का तो कोई रोल नहीं होगा। सिर्फ कौन डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए 7 की पावर n। अब की बार वो यूनिट डिजिट तुम्हें पहले से दे दी है उसने, यूनिट डिजिट क्या है 3, तो पूछ रहा है n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर n की वैल्यू 1 होती तो यूनिट डिजिट 7 ही होती, n की वैल्यू 2 होती तो यूनिट डिजिट क्या होती 3 9, अगर ये होगी तो क्या होगा 9 7 जा 63 3, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, लेकिन सिर्फ 3 नहीं हो सकती, और भी वैल्यूज हो सकती। देखो ये 1 हो जाएगा, 7 की पावर 5 फिर से 7 होती है हमें पता है, 7 की पावर 6 फिर से 9 होगी, 7 की पावर 7 फिर से क्या होगा 3, यानी n की वैल्यू इस तरीके की होगी 3 7 4 4 ऐड होता रहेगा 11 15 ऐसे। इन सब पे यूनिट डिजिट क्या आएगी 3। यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने n की वैल्यूज निकाल दी क्या हो सकती हैं। यस सर। लेकिन इन सब की जरूरत क्या है तुम्हें, तुम सिर्फ n इजिकल टू 3 लो, और पूछा क्या है तुमसे कि 73 की पावर n की क्या डिजिट होगी।
तो कौन डिसाइड करेगा? 3। अब n की सबसे छोटी वैल्यू रख के देख लो कि कौन सी यूनिट डिजिट आ रही। 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27। तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 7। लेकिन अभी अभी यहाँ एक ऑप्शन ऐसा है जो कंफ्यूज कर सकता है हमें। 3 और 7, ये 7 तो आ गया, तो हमने तो n की एक ही वैल्यू ली ना, तो हो सकता है n की कोई ऐसी वैल्यू भी है कि उस पर 3 भी आ जाए यूनिट डिजिट। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी है? 4। 4। 3 की पावर 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27 यानी 27। 7, और 3 की पावर 4 इज 7 इंटू 3 21 यानी 81। 1। तो 1। तो देखो सेम पावर के लिए हमेशा क्या आ रहा है? 7। यानी n की वैल्यू चाहे 3 हो, 7 हो, 11 हो, 15 हो, 3 की पावर में हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 7। यानी इसमें आंसर यही होगा, ये नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन n मतलब कॉन्सेप्ट को कैच करने की कोशिश करो कि 7 की कोई भी पावर है तो वो 3 कब होती है, तो उससे तुम्हें n पता चल जाएगा। अब 73 की वही पावर रख दो, लास्ट में 3 है, तो तुम्हें पता चल जाएगा यूनिट डिजिट क्या आएगी। आगे चलते हैं। ये तो वही उस वक्त भी डिस्कस किया था ना क्लास वाले प्रैक्टिस टेस्ट में भी। 4 की पावर n इज नॉट 6, तो हमें पता था 4 के पावर n के दो केसेस होते हैं, ऑड होता है तो ये इवन होता है। इवन होता है तो 6। तो यहाँ नॉट 6 मतलब इवन तो नहीं होगा, ऑड होगा। तो हमें पता चल गया n इज ऑड, तो सबसे छोटी ऑड वैल्यू होती 1, वो हमने रख के देख ली। 8 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 आ गया 10। अगर इतना श्योर नहीं हो, डबल श्योर होना चाहते हो, तो उससे बड़ी वैल्यू रख लो 3। तो 8 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 8 क्यूब इज 512 प्लस 8। अभी भी यूनिट डिजिट 0, अभी भी दो वैल्यू सफिशिएंट है आंसर करने। क्लियर? ये तो Yes, हमने sir. क्लास में भी डिस्कस करा था, वही क्वेश्चन है सेम। Now this factorial के साथ रिमाइंडर when this is divided by 36। तो देखो जब भी ऐसी फैक्टोरियल की कोई लंबी सीरीज आए तो डरने की जरूरत नहीं है। आंसर जो होगा ये शुरू के ही फैक्टोरियल में होता है बस, उसके बाद तो तुम्हें पता है 0 0 0 ही बन रहे होंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, और 6 फैक्टोरियल ये याद रखने हैं यहाँ तक, 6 फैक्टोरियल इज 720। तो देखो 5 फैक्टोरियल से यहाँ 0 आने लगता है। अब क्या है, इनका सम कह रहा है, नहीं क्यूब का सम। तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 216। अब ये बड़ी वैल्यूज हो रही हैं, तो अब हम इनको नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ यहाँ रुक जाते हैं। अब देखो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 फैक्टोरियल का क्यूब है 6 क्यूब प्लस 24 क्यूब, ऐसे वैल्यूज आ गई है ना। 4 फैक्टोरियल तक वैल्यू रख दी हमने। Yes, sir.
अब देखो तुमसे पूछा क्या, देखो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर इस पूरे को मैं 36 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है। तो हमें पता है कोई भी वैल्यू अगर ऐसे प्लस प्लस करके लिखी है तो हम इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर, ऐसे चलेगा ये सब। सर आगे का 5 क्यों नहीं लिया गया सर, 5 और 6? जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा था कि यहाँ तक तुम्हें याद रखने हैं, ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि वैल्यू याद कर लो इनकी। तो इसमें नहीं बता रहा हूँ सर, मैं क्यों नहीं लिखा, इस वैल्यू, हाँ यस सर। यही बता रहा हूँ। तो 1 को जब 36 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 8 को डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ कैंसिल नहीं कर देना कि 2 से काट दो, इसका मतलब ये है कि 8 को 36 से डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं है ये। 8 को 36, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ तक क्लियर 1 और 8। यस सर। तो 1 और 8 यही आंसर है 9। रिमाइंडर इज दिस, आगे कहीं भी रिमाइंडर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रिमाइंडर, ये देखो 6 क्यूब, 6 क्यूब का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पर क्या आ गया 36, यानी ये वैल्यू जो है 36 का मल्टीपल है। तो जब तुम इसे 36 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। बट 216 जो है 36 का मल्टीपल है, 36 6 216। तो इसको जब 36 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। अब जब आ गया तो फैक्टोरियल में आगे तो फिर हो गई 24 क्यूब है, 24 का क्यूब का मतलब हो गया 6 क्यूब इंटू 4 क्यूब। अब इसे 36 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या होगा 0। या इस वैल्यू से आगे सब जगह फैक्टोरियल में क्या है 36 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं, तो अब सब जगह रिमाइंडर क्या होगा 0। देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब था 3 इंटू 2, और जो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हर जगह इसके साथ 6 आएगा ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हर जगह फैक्टर ऑफ 6 है और सबका क्या हो रहा है क्यूब, यानी एक ऐसा नंबर बन रहा है जो हर बार 216 से डिविजिबल है। तो आगे सारे केसेस में रिमाइंडर क्या है 0, सिर्फ शुरू के 2 टर्म से हमें टोटल रिमाइंडर मिल जाएगा, दैट विल बी 9। तो इसका आंसर क्या होगा 9। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। Find the smallest number n such that n factorial is divisible by 990। ऐसी वैल्यू बतानी n की कि n फैक्टोरियल जो है 990 से डिवाइड हो जाए। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि 1000 है मान लो, क्या 1000 990 से डिविजिबल है? तो देखो डिविजिबल कब होगा, जब ये नीचे वाले जो फैक्टर हैं इसके, यानी इसको मैं अगर इंटू 10 इंटू 11, ऊपर जो भी फैक्टर्स बने वो ऐसे फैक्टर बनने चाहिए कि उसके अंदर 9 का मल्टीपल भी हो, 10 का मल्टीपल भी हो और 11 का मल्टीपल भी हो, तभी तो डिवाइड होगा। भाई 1000 इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है कि इसमें 10 का तो मल्टीपल आ गया, लेकिन ना तो कोई 9 का है ना ही 11 का है। अगर मैं तुमसे कहता 1100 क्या 990 से डिविजिबल है, तो तुम कहते अच्छा 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 11 भी कैंसिल हो रहा है, 10 भी हो रहा है, लेकिन 9 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा जिसको मैं कैंसिल कर दूं। यानी कब कंप्लीटली डिविजिबल होगा? जब उसके अंदर 9 भी हो, 10 भी हो और 11 भी हो। तो कौन सी वैल्यू हो सकती है n की कि ऐसा फैक्टोरियल बनाए जिसमें कि 9, 10, 11 आ जाए? सर ऑप्शन 3 11। देखो स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे इसे। हम कह देते n है 9, मान लो n इज 9, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 9 तक। अब 9 इस फैक्टोरियल को 990 से डिवाइड कर दिया मैंने, यानी 9 इंटू 10 इंटू 11 से। तो देखो 9 भी कैंसिल हो गया और 5 और 2 ने मिलके 10 भी कर दिया, लेकिन इसके अंदर 11 का कोई टर्म नहीं आया। ऐसे ही मैं दूसरा ऑप्शन लेता 10 फैक्टोरियल, तब भी क्या होता 10 फैक्टोरियल में यहाँ एक 10 ही तो ऐड होता बस, अभी भी 11 नहीं आता। लेकिन अगर मैं लूँ 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू, ऐसे कहाँ तक जाएगा? में 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा इसमें। जब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 990 से, यानी 9 इंटू 10 इंटू 11 से, तो 11 भी कट हो गया, 10 भी कट हो गया, 9 भी कट हो गया, यानी ये पूरा नंबर क्या है? 990 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटी ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है? 11। क्लियर ये क्वेश्चन? तो ये थोड़ा अलग हटके थे, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन। अगर ये नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, ये हो जाना चाहिए था। लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल, सर ये नहीं हो पाया था। ये नहीं हो पाया। 24 है आंसर सर। 100 फैक्टोरियल की हाईएस्ट पावर, तो हमें याद है सर अगर मैंने गलत मार्क कर दिया। किसी प्राइम नंबर से अगर हम करें, मान लो 100 फैक्टोरियल के अंदर मैं पूछता हाईएस्ट पावर ऑफ 5, ये जो हम करते भी थे, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए करते थे ना। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, तो तुम क्या कहोगे? नंबर ऑफ जीरोस किसकी वजह से आते हैं? 2 की वजह से और 5 की वजह से। तो ये मिलके एक पेयर मिलके एक जीरो बनाते हैं। अब 100 फैक्टोरियल में 2s तो ज्यादा होंगे, 5 कम होंगे, तो हम सीधे अगर 5 निकाल लें कि इसके अंदर कितने 5s है, यानी 100 फैक्टोरियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या है, तो क्या मेथड था? 100 डिवाइड बाई 5, 20, 20 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 4। अब कोई डिवीजन नहीं बचा, यानी इसके अंदर कितने 5s है या हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या है? देखो एक ही बात है, नंबर ऑफ 5s कितने हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितना है, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन डिवाइड 10 100 फैक्टोरियल, ये सब चीजें एक ही मतलब है, या नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको क्या करना है? जो भी गिवन फैक्टोरियल है उसको 5 से डिवाइड करना है, अगर फिर से 5 से हो सकता है तो फिर से करना है। यानी नंबर ऑफ 5 कितने 100 फैक्टोरियल के अंदर? 24। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितनी है? 24। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल इज 24, या नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल 24। तो ये सब कुछ एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीका है, एक ही चीज कर रहे हैं। तो 5 के लिए तो ये था, लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 है। तो देखिए 10 के लिए हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई ये मेथड तो प्राइम के लिए था जो हमने डिस्कस किया। अब कंपोजिट अगर होता है तो उसको हम फैक्टराइज कर लेते थे प्राइम नंबर्स में, 2 और 5। अब इसमें देखो अगर मैं 2s निकालता तो कैसे निकलते? 100 डिवाइड बाई 2, 25,
प्लस 25 डिवाइड बाई 2 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो क्या हो गया 6 3 9 और 10 और ये 37 यानी 47। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने टूज हैं? 47। और कितने फाइव्स हैं? 24। अब 10 कब आएगा? जब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा। तो क्या होगा 24 5 तो 24 टूज के साथ मिलके पेयर बना लेंगे, बाकी टूज ऐसे ही रह जाएंगे। तो कितने 10 आएंगे यानी कितने जीरोज आएंगे? 24। या हाईएस्ट पावर ऑफ 10 क्या होगी? 24। दिस इज द आंसर। तो प्राइम कोई नंबर दे रखा है तो सीधे डिवाइड कर लेते, कंपोजिट कुछ है तो पहले उसे फर्दर प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते, फिर देखते हैं कि कितने पेयर बन सकते हैं। जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ 9 दैट डिवाइड्स 99 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर पावर ऑफ 9 है तो 9 को हम क्या लिख लेंगे? 3 इंटू 3। तो अब इसमें कितने थ्रीज हैं ये देखो 99 के अंदर, तो क्या करना है 99 डिवाइड बाई 3 कितने हो गए? 33। ये अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से कर दो 11, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ डेसिमल और वैसी कोई वैल्यू नहीं लेनी, प्रॉपर इंटीजर वैल्यू लेते हैं 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो 1। तो ये हो गया 33 और 11 44 और 3 47 और 1 48। तो यानी 99 फैक्टोरियल में भाई 2 की कुछ पावर भी होगी, 3 की कितनी पावर्स होंगी? 48। फिर 5 की कुछ होगी, 7 की कुछ होगी। कहाँ तक के टर्म्स होंगे? प्राइम नंबर बिफोर 99, 99 तक जितने प्राइम नंबर है वहां तक पावर जाएगी। कौन सा होता है? 93 होता है प्राइम? नहीं। 91 भी नहीं होता। 97। तो यहाँ पे 97 की पावर तक होगी, मान लो कुछ भी है x। तो इतने फैक्टर्स हैं 99 फैक्टोरियल के अंदर। देखो हम कर क्या रहे हैं, फिर से समझ लो अगर कंफ्यूजन हो तो। 99 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। कहाँ तक जाएंगे हम? 97 98 99। इस ये प्रोडक्ट है पूरी। 99 फैक्टोरियल का मतलब है ये पूरी प्रोडक्ट। हम इसमें देख रहे हैं कि कितने जीरोज है, कितने फाइव्स है, कितने टूज है। तो देखो यहाँ 2 की कोई पावर बनेगी, 3 की बनेगी, 4 की नहीं बनेगी क्योंकि 4 खुद ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 2 में, तो ये 2 की पावर्स में चला जाएगा। फिर 5 की बनेगी, 6 की नहीं बनेगी कोई पावर क्योंकि ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 7 की बनेगी। तो जितने प्राइम नंबर आएंगे उन सब की पावर्स बनेंगी। इसलिए इस पूरे फैक्टोरियल में ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सिर्फ हमसे क्या पूछा था? 9 बताओ 9 की कितनी पावर होगी। तो 9 को हमने देखा 9 क्या है, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ थ्रीज निकाल लिए। नंबर ऑफ थ्रीज कितने आ गए? 48। यानी इस 90 में क्या हो रहा होगा बीच में, अगर हम फैक्टराइज करें तो कितने थ्रीज मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक साथ? 48। अब दो मिलके एक 9 बनाएंगे। 3 इंटू 3 एक 9 बनेगा। तो कितने 9s बनेंगे? 24। भाई टोटल 48 है, 2 3 मिलके एक बना रहे हैं तो 24 9s। तो आंसर विल बी 24। तो कंपोजिट अगर दे रखा होता तो हम उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके बताते हैं। जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ 24 दैट डिवाइड्स 40 फैक्टोरियल। तो 24 का मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 12 इंटू 3, यानी 3 2s और एक 3 मिलके
एक 24 बना रहा है। तो अब 40 फैक्टोरियल में बताओ कितने टूज हैं और कितने थ्रीज हैं। तो टूज निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 डिवाइड बाई 2 20, फिर डिवाइड बाई 2 10, फिर डिवाइड बाई 2 5, फिर डिवाइड बाई 2 2, फिर डिवाइड बाई 2 1। 30 35 37 38 कितने टूज हैं, 38, और कितने थ्रीज हैं, तो 40 डिवाइड बाई 3 13, 13 डिवाइड बाई 3 4, 4 डिवाइड बाई 3 1, 18। तो कितने थ्रीज हैं, 18। यानी 40 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 38 इंटू 3 रेज टू द पावर 18 इंटू कुछ 5 की पावर होगी, कुछ 7 की पावर होगी, कहाँ तक के होंगे, 40 से पहले जो प्राइम नंबर होगा, आई थिंक 37 है। यस तो सर। यहाँ तक कि कोई ना कोई पावर सब प्राइम फैक्टर होंगे, लेकिन हमें और किसी से मतलब नहीं, क्योंकि 24 में सिर्फ क्या आ रहा है, 2 और 3, इसलिए हमने सिर्फ 2 और 3 निकाले, बाकी को हमने इग्नोर कर दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी फैक्टर है उसमें ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा, क्योंकि वो सब क्या है, प्राइम नंबर है, उनमें कभी 2 3 नहीं आ सकता। तो यानी कितने टूज, 38 टूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 18 3 हो रहे हैं, तो कितने 24 बनेंगे, 3 2 मिलके 18। बना रहे हैं, 1 3 बना रहे हैं। 12। देखो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 38 है ना। तो इसमें से 3 3 2 बाहर निकालने हैं हमें, तो 38 डिवाइड बाई 3, तो कितने 12 तो आ जाएंगे टूज ट्रिपलेट, प्लस 2 टूज बचे रह जाएंगे एक्स्ट्रा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 24 क्या हो रहा है, 8 इंटू 3 है, 2 2 2 2 इज 8, तो ये 3 2 मिलके एक 8 बना रहे हैं, तो 12 8 तो आ जाएंगे हमारे पास, और लास्ट में 2 2 बचे रह जाएंगे, इनसे 8 नहीं बनेगा। तो टूज के बेस पे कितने आ रहे हैं, 12, और एक 3 चाहिए, थ्रीज कितने हैं हमारे पास, 18। तो इस बार कम कौन सा पड़ गया, इस बार टूज कम पड़ गए, टूज मतलब 3 टूज मिलके एक 8, तो कितने 8 8 आ गए हमारे पास 12, और कितने थ्रीज है हमारे पास 18। तो हमें सिर्फ 12 8 और 12 थ्रीज मिलके 24 बनाएंगे, बाकी के थ्रीज एक्स्ट्रा बचे रह जाएंगे। तो अवर आंसर विल बी दिस 12। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कम कौन सा है, क्योंकि वही तो पेयर बन के बना लेंगे पूरा प्रोडक्ट, बाकी जो बचेंगे वो एक्स्ट्रा रह जाएंगे। Largest power of 6 factorial that can divide 60 factorial। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3। अब देखो एक 2 है और एक 3 है, तो अब आपको नहीं सोचना, आपको पता है हमेशा जो ज्यादा वाले नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसके कम फैक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर सेम है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ये 3 2 मिलके एक 8 बना रहे थे, इसलिए हमें चेक करना पड़ा कि टूज कम पड़ेंगे या थ्रीज। अगर दोनों सेम है तो फिर सोचना ही नहीं, जैसे 10 होता था, हमें नंबर ऑफ जीरोज यानी 10 निकालते थे, तो हम कहते थे 2 और 5 मिलके बनाते हैं 10, तो हम सीधे 5 का देख के आंसर कर देते फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर 6 हमें इजी मिल गया, 2 और 3 है, तो सिर्फ 3 का निकाल लो। तो 60 डिवाइड बाई 3 20, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो कितना आ गया 28। तो कितने थ्रीज होंगे, कितने लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 होगी 28। ठीक। यस सर।
हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल। अब देखो फैक्टोरियल की जगह फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 100 मल्टीपल का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, यही तो हो रहा है। फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5 की प्रोडक्ट मतलब 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 ऐसे चल रहा है। तो इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3। कहाँ तक चलेगी ये प्रोडक्ट? 5 into 10. 5 इंटू 100, फर्स्ट 100 मल्टीपल्स। हमें क्या निकालनी? हाईएस्ट पावर ऑफ 5। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ 5 भी हो सकता है क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकता है। दोनों का सेम एक ही मेथड है। नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स, तो वो भी डिपेंड किस पे करता है? 5 पे। उसी में भी हम एक चीज, अब देखो इसमें क्या होगा, 5 5 5 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 100 times. 100 टाइम्स। एक तो प्रोडक्ट ये हो गई 100 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी क्या बचा? इनकी प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कहाँ तक जा रहा होगा? 100. ये क्या बन गया? 5 रेज़ टू द पावर 100, और ये क्या बन गया? 100 फैक्टोरियल। अब क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट पावर ऑफ 5। तो यहाँ तो पावर 5 कितनी है? 100 है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं। इसमें कितनी पावर ऑफ 5 होगी? तो क्या करेंगे हम? 100 बाई 5, 20 प्लस फिर 5 4, 24। तो यहाँ पर कितनी पावर है? 100 पावर्स हैं, और यहाँ पर कितनी पावर्स हैं? 100 फैक्टोरियल में 24। तो जब दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या हो जाती है? पावर्स का कितनी पावर्स हो Addition. गई? आंसर इज दिस। ठीक। अगर इसमें पूछ लेता नंबर ऑफ जीरोस बताओ इन फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ तक का प्रोसीजर तो सेम होता, यहाँ तक हम सेम आ जाते। अब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किसकी वजह से बनते हैं? 2 और 5 के पेयर की वजह से, है ना। लेकिन यहाँ पर 5 की पहले से 100 पावर है, तो हमें लगता, हम क्या कहते हैं कि भाई 5 तो पहले से बहुत है, तो नंबर ऑफ जीरोस बनाने के लिए कम पड़ेंगे इस बार 2s। तो अब की बार हम क्या करते हैं? 100 के अंदर देखते हैं कितने 2s है, कितनी पावर ऑफ 2s है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 10 37 और 50, 60 प्लस 3 97। यानी 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 97 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं? 97। क्योंकि इसमें तो कोई 2 है नहीं, 5 की पावर 100 में तो सिर्फ 5 हैं, और इसमें 5 की पावर 24 है और 2 की पावर 97 है। तो 5 तो पहले से ही हमारे पास 124 हो रहा है, बहुत ज्यादा है। 2 कम पड़ गया इस बार, तो 97 विल बी द आंसर। ये आंसर हो जाता है अगर नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5। चलो, a person start multiplying consecutive positive integer from 20। उसने स्टार्ट किया इस तरीके से मल्टीप्लाई करना 1 2 3 4, अच्छा फ्रॉम 20, सॉरी 20 से स्टार्ट किया है। हाउ मैनी नंबर शुड ही मल्टीप्लाई बिफोर ही विल हैव अ रिजल्ट दैट विल एंड विथ 3 zeros। कितने नंबर की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि में कितना आ जाए एंड में?
3 zeros। तो देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 20 से। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 21। इन दोनों की प्रोडक्ट में कितने जीरोस होंगे एंड में, 1 1 0। 1 अगर 22 से अगले से कर दे, अब कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 सर। 23 से कर दे तब कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 सर। कहाँ पर आके जीरो बढ़ेगा, 25 25 देखो यहाँ एक 5 का फैक्टर मिला, from 20 how many numbers should he multiply before he, ये सर एक 20 से ठीक है मिल जाएगा और 2 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 20 को ब्रेक करूं तो देखो 5 इंटू 4 है ये, है ना। देखो जीरो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। 2 तो देखो यहाँ बहुत है, 22 में भी 2 है, 24 में भी 2 है ना। इसमें तो 3 इतने सारे 2s है, तो 2s की कोई कमी नहीं है, यहाँ भी 2s थे पहले से। कमी किसकी पड़ रही थी, 5 की। यहाँ पर क्या था, एक 5 था, 1 5। फिर जब मैं 25 पे आया तो मुझे यहाँ कितने 5 मिल गए, कितने एक्स्ट्रा 5 मिल गए। अब कितने 5s हो गए यहाँ पर, 3 सर। तो यहीं पे मुझे 3 जीरो मिल जाएंगे। ये सर मिल जाएंगे। तो देखो ये 3 5s होगा, ये इन 3 किसी भी 2 के साथ मिलके जीरोस बना लेंगे। तो अगर वो 20 से स्टार्ट कर रहा है तो कितने नंबर्स की उसे मल्टीप्लाई करनी पड़े, सो ही विल गेट एंड विथ 3 zeros, 1 2 3 4 5। ये आंसर होना चाहिए। सर 6 हुआ। फ्रॉम 20। सर 20 को भी काउंट किया जाएगा, फ्रॉम 20 वहीं से। यस सर। नहीं, एक मिनट समझ लेते हैं, लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है। हाउ मैनी नंबर्स शुड ही मल्टीप्लाई बिफोर he will have a result that will end with 3 zeros। बिफोर वर्ड लगा हुआ है इसमें। सर ऑप्शन ई मार्क किया था मैंने और वो करेक्ट भी हो गया। कौन सा, 6? यस सर, ओके 6। मुझे थोड़ा लैंग्वेज में वो हो रहा है। हाउ मैनी नंबर्स मैंने शुड ही मल्टीप्लाई बिफोर he will have a result that will end with 3 zeros। ओके चलो देख लेंगे इसको, तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए मेन। यस सर। Find the number of trailing zeros when all number from 1 to 100 are multiplied together, यानी कि 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में अभी हमने पढ़ा था 5 से डिवाइड करके आंसर आता है नंबर ऑफ जीरोस का 24। 24। तो एक ऑप्शन तो गया, बाकी सब में तो 24 है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 101 एंड 200 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो इसको कैसे करेंगे, भाई 1 से मल्टीप्लाई करने शुरू करो और कहाँ तक मल्टीप्लाई करो, 200 तक। यानी कि 200 फैक्टोरियल में से सीधे जीरोस निकालो, किससे निकलेंगे, 5 से डिवाइड करके 40
फिर 5 से डिवाइड करो 8, फिर 5 से डिवाइड करो 1, तो 101 से 102 103 ऐसे करते करते 200 तक जाएंगे ना, 200 फैक्टोरियल थोड़ी जाएंगे। एक मिनट, 200 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे? 49। 49 सर। 100 तक में कितने हैं? यस सर, माइनस कर दें। माइनस कर दो ना फिर। ओके सर, ओके सर। आंसर विल बी दिस वन। यस देखो ऐसे निकालना हमारे लिए मुश्किल था, अगर हम ऐसे सोचने लगते तो फैक्टोरियल नहीं बनना था, फिर हमें क्या करना पड़ता, 5s गिनने पड़ते बीच में बैठ के कि ये एक 5 यहाँ पर आया तो एक 0, क्योंकि 2 तो हमारे पास ज्यादा है। फिर ऐसे कितने टर्म होते, 110 में होता, फिर 115 में होता, 120 में हो, या तो ऐसे नंबर काउंट कर लो कितने होंगे। मैंने ऐसे ही किया था। ऐसे किया था। तो देखो 5 के डिफरेंस से आ रहा है, यानी 100/5 कितने ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, 20। ठीक, लेकिन इसमें बीच में ऐसे भी होंगे जिसके अंदर 5 के ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 125। 125 में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। फिर 150 में, फिर 175 में, फिर 200 में। तो ये इस तरीके से बन रहे थे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 आएगा, 1 2 3 4, 24, और 125 में एक्चुअल में 3 5s है, ये 5 का क्यूब है ना, तो एक और एक्स्ट्रा है, तो ये बनने चाहिए यहाँ पे 25। तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या करा भाई, 1 से 200 फैक्टोरियल के जीरोस निकाल लिए, और 100 के हमें पता है, इसको माइनस कर दो। ठीक है, लाइक दिस। नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड ऑफ 250 फैक्टोरियल, सिंपल है, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2 और 5 की वजह से। एक कोई फैक्टोरियल है तो उसमें 5 हमेशा लेस होगा, तो क्या करो, 250 डिवाइड बाई 5, क्या आ गया 50, फिर 5 से डिवाइड कर दो 10, फिर 5 से डिवाइड कर दो 2, कितना आ गए, अब ऐसे क्वेश्चन तो एकदम कर लोगे, नंबर ऑफ जीरोस देख के, हाईएस्ट पावर देख के, सिंपल। यस सर। प्राइम नंबर की है तो सीधे डिवाइड कर दोगे, कंपोजिट की है तो पहले उसके प्राइम फैक्टर करोगे, फिर उसके बेस पे आंसर। ये तो वही है जो क्लास में किया था, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस एंड दिस। तो 125 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, 5 से डिसाइड होगा, 25 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि 31। 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे जीरोस, मतलब जीरोस एट द एंड या ट्रेलिंग जीरोस एक ही बात है। तो 100/5 यानी कि 20 प्लस 4, कितने होंगे 24। तो जब दोनों ऐड हो रहे होंगे तो हमेशा डिसाइड होगा लेसर वाले से, और जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जीरोस ऐड हो जाएंगे। आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये तो क्लास में किया था, याद होगा सबको, कोई कंफ्यूजन तो यस नहीं सर, था याद है। इसमें? अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 25 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 5 फैक्टोरियल। सर ये नहीं आया था सर, बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ज्यादा याद होनी चाहिए। 120। गुड, 120, यानी ये क्या है एक्चुअल में, ये है 25 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 120।
इसमें कितने जीरोज होंगे, तो पहले 25 फैक्टोरियल में निकाल लो कितने जीरोज होंगे। तो किससे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ 5 से, 5 से डिसाइड करेंगे, 5 प्लस 1। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना कि 25 फैक्टोरियल में कितने जीरोज है, 6। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। 25 फैक्टोरियल में कितने जीरोज है, यस सर। 6। 25 फैक्टोरियल के स्क्वायर में कितने जीरोज होंगे, 12 सर। 12। 12। 25 फैक्टोरियल के क्यूब में कितने जीरोज होंगे, 25 फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या है, कोई नंबर है, मान लो एक्स वाई जेड ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद कितने जीरोज है, 6, 336। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस नंबर की इसी से मल्टीप्लाई होगी, तो जो भी नंबर बना मान लो, तो कितने जीरोस हो गए होंगे लास्ट में, फिर 6 और 6 मिलके होंगे 12। अगर क्यूब करूंगा तो कितने जीरोस हो गए होंगे, तो पहले वाले नंबर की वजह से 6 जीरोस, फिर उसके बाद वाले नंबर की वजह से 6 जीरोस, और फिर लास्ट में तीसरे नंबर की वजह से 6 जीरोस। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, कितने जीरोस हो जाएंगे, 18 सर। 18। तो अगर पावर 120 है तो कितने जीरोस होंगे, सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया आपने जो किया यहाँ पे। 720। मान लो 100 है, 100 में 2 जीरोस होते हैं। अगर मैं पूछूं 100 स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे, तो तुम क्या करोगे, 100 इंटू 100, एक के आगे कितने जीरो लगा दोगे, 4। 4। अगर मैं पूछूंगा 100 क्यूब में कितने जीरोस होंगे, तो तुम क्या करोगे, एक नंबर पहले 100 की वजह से 2 जीरो, फिर अगले 100 की वजह से 2 जीरो, फिर तीसरे 100 की वजह से 2 जीरो, कितने जीरो लगा दोगे, 6। 100 की पावर 4 होगी तो कितने जीरो हो जाएंगे, पहले 100 की वजह से 0, फिर 2 जीरो, 300। फिर 2 जीरो। यानी जो बेस में नंबर है उसके नंबर ऑफ जीरोस, जैसे यहाँ पे 25 के अंदर कितने जीरो है, 6, और जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने जीरोस होंगे। 100 में 2 जीरोस है, अब उसकी पावर 4 है, तो 4 इंटू 2, 8 जीरोस होंगे। तो जब भी कोई ऐसा बेस और बड़ी पावर हो, तुम्हें कोई पैटर्न देखना हो, तो पहले डायरेक्ट उतनी बड़ी पावर को मत सोचा करो, थोड़ा उसे छोटा लेके चलो कि अच्छा 1 होता तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3, तो तुम्हें खुद पैटर्न समझ में आ जाएगा, 2 3 अच्छा ऐसा होगा, तो पूरे का आंसर दे सकते हो। कोई मुझसे भी एकदम पूछ ले कि 25 फैक्टोरियल के 120 के कितने होंगे, तो मैं 120 का एकदम नहीं बता सकता। तो माइंड को मैं ऐसे ही करूंगा कि अच्छा पावर 1 होगी तो क्या होगा, 6 जीरोज होते हैं तो 6 होंगे, पावर 2 स्क्वायर होगा तो 6 और 6 जीरो की मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो एंड में 12 जीरो हो रहे होंगे। क्यूब में 6 6 6 18 जीरोज, तो 120, यानी ऐसे 6 6 के 120 एक साथ जीरो लगे होंगे, तो टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, 120 इंटू 6। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 11। क्या था भाई इसमें, कंपोजिट पावर वाला आ गया ये क्वेश्चन। तो पहले हम जो बेस है उसी को देखते हैं कि साइक्लिसिटी क्या है, 69 बाई 11, तो रिमाइंडर क्या है, 3 सर। 3। 69 स्क्वायर बाई 11 का रिमाइंडर क्या होगा, 9 सर। तो स्क्वायर नहीं करना हमें कि स्क्वायर निकाल के देख रहा हूँ, ये है ना 3, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9। 69 क्यूब बाई 11 का रिमाइंडर क्या होगा, 7। दिस 9 5 सर। इंटू 3, 27 बाई 11, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5। ठीक,
69 4/11 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 सर। 5 × 3, हमेशा इसकी 3 से करते रहो जो भी पहला टर्म आया, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 69³ इंटू 69/11/r। तो इसका रिमाइंडर पिछले स्टेप वाला और इसका जो फर्स्ट स्टेप में आया 3, तो 15/3 यानी 4। तो 69/5/11 रिमाइंडर, तो 4 × 3 12 1 1। बस अब जहां 1 आ गया तो हमारा काम रुक गया, कि यानी ये रिमाइंडर इस तरीके से साइकिल में रिपीट हो रहे होंगे 3 9 5 4 1, ऐसे रिपीट हो रहे होंगे। तो ये हो गई साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर व्हेन 69 इज डिवाइडेड बाय 11। लेकिन अब पावर भी क्या है, वो खुद 69⁻69 है। तो 69⁻69, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? 4 सर। 4 सॉरी। अब देखो, अब हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट इसमें लेके आ रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ 9 है, 9 की कोई भी पावर होती है तो यूनिट डिजिट कैसे डिसाइड होती है? ऑड या इवन से? सिर्फ मुझे ये बताओ 69⁻69 की लास्ट डिजिट क्या होगी? तो हम कह देंगे कि 6 की कोई जरूरत नहीं, 9⁻69। 9 के दो केस होते हैं, पावर या तो ऑड हो या पावर इवन हो। यहां कौन सा केस है? ऑड। तो ऑड में कौन सा केस होगा? 9 की पावर 1, यानी लास्ट डिजिट क्या होगी हमेशा? 9। यानी मुझे ये पता चल गया 69⁻69 के लास्ट में हमेशा क्या होगा? 9। तो अगर 9 लास्ट में है और उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी यूनिट डिजिट? 4 सर। तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 4 सर 4 तो 4 ही तो आएगा। रिमाइंडर 4 का मतलब है इस साइकिल का 4th टर्म, यानी आंसर विल बी दिस। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट अभी तक हमने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया था यूनिट डिजिट को रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? कि देखो डिवाइड बाय 5 है, हमें डिवीजन बाय 5 का रिमाइंडर जब पढ़ा था तो हमें पता था कि अगर 19 है या 19992729, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मुझे इस पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये यूनिट डिजिट मुझे बता देगी कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 5 या 10 जो है ये स्पेशल केस है, इसमें हम यूनिट डिजिट के बेस पर बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं इसी नंबर को कहता 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं लगता। ये समझ गए ये कॉन्सेप्ट से हमें क्यों हेल्प मिली? क्योंकि डिवीजन किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है। तो अगर कभी हम डिवाइड करें 5 से या 10 से तो हमें यूनिट डिजिट से पता चल जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा। 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क कर गया, वरना अभी तक रिमाइंडर हमने अलग लिए थे और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अलग रखा। दिस वन 17 this divided by 8, इसका क्या होगा? कुछ बोला क्या किसी ने? क्या होगा रिमाइंडर? नो सर, नहीं आएगा। भाई सबसे पहले क्या है, बेस को करके देखो ना। भाई सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? बेस को डिवाइड करते हैं ना। क्या होगा रिमाइंडर?
नो सर हो गया था ये वाला, हो गया। 1 भाई 1 होगा। अब 1 की कुछ भी पावर लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा? 1 1 सर। ये आंसर। यस सर। भाई तुम क्या करते हो? तुमसे मैं अगर कहता हूँ कि मान लो 6 raised to the power 19 है, इसको 5 से डिवाइड करो, तो तुम क्या कहोगे? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस केस में? सर 1। 1। तुमने कैसे कहा कि रिमाइंडर 1 होगा? तुमने क्या करा, पहले बेस को डिवाइड करके देखा कि 6 से अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। हमें पता है जब भी 1 आता है तो रिमाइंडर की साइकिल रिपीट होने लगती है, तो यहाँ पहले स्टेप पे ही 1 आ गया, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? 1 1 1 1 1। 6 स्क्वायर से मैं 5 को डिवाइड करूं तब भी 1 आएगा, 6 क्यूब बाई 5 से करूं तब भी 1 आएगा। जब पहले स्टेप पे ही 1 आ गया तो हमेशा 1 आना है, चाहे कुछ भी पावर हो। तो कुछ भी पावर हो यानी कि चाहे तो 6 की पावर ऐसे होती तब भी मेरा यही आंसर होता। 6 की पावर 19 20/21 22 ऐसा कंटिन्यू है। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? 1। तो अब अगर 17 8 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो अब 17 की कुछ भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं, डराने के लिए इस फॉर्म में दे देते हैं, लेकिन सिंपल होते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक कॉमन फैक्टर बताना है हमें इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर? सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कैसे करा ये? सर 43 अगर कॉमन ले लेंगे 41 की पावर 41, तो एक ब्रैकेट तो बिल्कुल ही वाइंड अप हो जाएगा। तो बस यही आता है कि 41 और 43 ही कॉमन आ रहा था। चलो देखो 41 43 और 43 रेज टू दी पावर, यहाँ पर देखो चीज क्या है, ये पावर कॉमन है। यहाँ पर भी पावर क्या है? कॉमन है। इसमें क्या होता है कि अगर पावर कोई भी, मान लो 2 टर्म है, इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो अगर m क्या है? ऑड है, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाई होते हैं x प्लस ए से, x प्लस ए कह रहा हूँ, x प्लस वाई से। ऑड अगर पावर है तो ये हमेशा क्या होंगे? x प्लस वाई से डिविजिबल होंगे। जैसे कि मान लो 2 रेज टू दी पावर 1 प्लस 5 रेज टू दी पावर 1, तो यहाँ देखो पावर दोनों की क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे तो हमें सीधा आ रहा है देखो 7, तो 7 7 से डिविजिबल है, 2 प्लस 5 हो गया 7। 2 क्यूब कर दूं अगर मैं और 5 क्यूब कर दूं, तो इसका सम क्या होगा? देखो 8, और इसका सम क्या होगा? 125 25। दोनों का मिलके सम हो गया 133। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं तो ये डिविजिबल होगा। तो ये एक जनरल शॉर्टकट है, इसे कहीं लिख लेना, क्योंकि हमने इसे क्लास में डिस्कस नहीं किया था, कि अगर कोई भी पावर ऐसे प्लस की फॉर्म में दे रखी है और m ऑड है तो ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। सेम चीज यहाँ पर है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 43 प्लस 41। सर अगर इवन होती सर?
इवन में नहीं होता, ये प्लस वाले में नहीं होता, माइनस में इवन में होता है। अभी ये क्वेश्चन आगे वैसे भी करेंगे। तो ये लिख लो कहीं पर कि कोई भी अगर इस फॉर्म में है, दोनों की पावर सेम है और प्लस हो रहे हैं वो, और पावर क्या है, ऑड, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाई होंगे, ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे 19 प्लस 51 इज डिविजिबल बाई, देखो यहां पर भी दोनों पावर्स क्या है, ऑड है, यानी ये देखो इसी फॉर्म में है, m क्या है, ऑड, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाई किससे होंगे, 19 प्लस 21, 40 से। और अगर कोई नंबर 40 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली 10 से भी डिविजिबल होगा और 20 से भी। ठीक, यस सर। अब ये देखो माइनस वाला था, 7 की पावर 12 माइनस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये क्या होता है, ये शायद हाँ लास्ट क्वेश्चन था हमारा, यही था। यहां पर माइनस है, तो माइनस में क्या होगा, इंटू। नहीं नहीं, फिर से देखो एक जगह मैं सारे लिख देता हूँ, x की पावर m प्लस y की पावर m इफ m इज ऑड, m ऑड है तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। लेकिन अगर x की पावर m माइनस वाई की पावर m है, मतलब इस बार बीच में माइनस है, पावर दोनों सेम है, तो ये क्या है, डिविजिबल बाय x माइनस वाई। x माइनस वाई से डिविजिबल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये ऑलवेज डिविजिबल होगा। लेकिन अगर n इवन है तो क्या सर होगा, n क्या होगा यहाँ ऑल्स पर? पावर, सॉरी m कर लो इसे, चलो मैंने ओके m सर, से पावर m, लिखी। ओके सर। यानी ये होगा, ये नोट कर लो, जहां भी नोट्स बनाए उसमें इजी ऐड कर लो। यानी इसके बेस पे मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन दूं कि मान लो कि माइनस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही है क्वेश्चन, पहले तो इसे देख लेते हैं। तो ये देखो पावर सेम है, तो जब भी दोनों नंबर्स की पावर सेम और माइनस हो रहा है तो क्या होगा, 7 12 माइनस 4 12 क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 7 माइनस 4। चाहे n ऑड हो या इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में ये डिविजिबल होगा 7 माइनस 4 से, यानी कि 3 से। ठीक है, लेकिन अगर n इवन है तो एडिशनली ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से भी, यानी कि 7 प्लस 4 11 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो 33 से वो डिविजिबल होगा। देखो एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये जो हम थ्योरम्स पढ़ते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हमने पढ़ी नहीं थी इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताई, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है,
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, तो यानी ये पूरा टर्म क्या है, x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, और ये इवन भी है तो x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। x4 माइनस वाई 4, अगर मैं इसे लिख लूं तो पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या बचेगा, अगेन इसको फिर फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो देखो x माइनस वाई तो आ ही रहा है, लेकिन इवन है तो उसमें x प्लस वाई भी आ जाएगा। तो यही चीज बस उसको हमने अलग एक थ्योरम से बना के लिख दी है, वरना है वही चीज। सर तो फिर इसको ये कह सकते हैं, जैसे अगर कोई दो डिजिट के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन है और उनकी पावर अगर सेम है और वो इवन है, तो उनका जो डिविजिबिलिटी होगी वो उनके समेशन पे और उनके समेशन भी होगा, और उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो डिफरेंस उसका भी होगा, दोनों। दोनों होगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑड है और Yes, माइनस है, यानी कि सबसे सिंपल ऑड क्या है भाई, x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1, तो ये सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस इसमें x प्लस वाई नहीं एक्स आ माइनस सकता। वाई, या फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, प्लस ए बी। ये सब प्लस ए। तो देखो पावर 3 है तब भी x माइनस वाई का टर्म आ रहा है, तो पावर चाहे ऑड हो या इवन हो x माइनस वाई जरूर आता है, लेकिन इवन है तो फिर x प्लस वाई भी आता है। यही चीज है, बस उसी एक्सप्रेशन को एक अलग सी क्वेश्चन बना के लिख दिया है। जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह करेंगे तो फिर इस चीज को करेंगे डिस्कस, पावर्स को। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस थे आई थिंक, हाँ एंड हो गया। तो कोई क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट में, नो सर। तो ये जो है ये हमने क्या करा है, सबसे खतरनाक जो टॉपिक है नंबर सिस्टम वो कर लिया है। इस नंबर सिस्टम को ये मत सोचना कि एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा, इसमें कई सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए कभी कुछ दिमाग में रह जाता है, कभी कुछ निकल जाता है, कभी कुछ आ जाता है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं जो अपलोड वगैरह मैं कर रहा हूँ, उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कभी एक बार टाइम निकाल के फिर से रिवाइज कर लेना। इसके जो कॉन्सेप्ट है आगे के सारे चैप्टर में यूज होंगे कहीं ना कहीं। तो ये हमारा सबसे मेन जो चैप्टर है वो यही है, नंबर सिस्टम। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले HCF LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, फिर उसको HCF LCM में लेके आएंगे और फिर उसके एप्लीकेशन या मॉडल्स ऑफ HCF LCM। तो इस वीक वाली जो क्लासेस हैं तीनों, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानिए इसमें HCF LCM पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम के अभी यूनिट, डिजिट, फैक्टोरियल, रिमाइंडर इतने देते नहीं है, लेकिन कैट वगैरह में वो दे देते हैं। तो अगर कैट के क्वेश्चन ये या वैसे क्वेश्चन दिए तब तो आ सकते हैं, वरना HCF LCM ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम नंबर सिस्टम को यहीं रोक रहे हैं, मतलब चैप्टर को हम उसको अब HCF LCM चैप्टर कहेंगे जो इस वीक करेंगे। तो यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर पढ़े हैं, उनके नोट्स को बार बार रिवाइज करना आगे के लिए बहुत हेल्पफुल है वो। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो फिर क्लास एंड करें आज की। ओके यस सर। सर, जज़ाकल्लाह खैर। ओके सर। चैटिंग अल्लाह क्या हाफिज। चल रही थी भाई, जजाकल्ला सर। यस सर। चैटिंग क्या चल रही थी ये तो बताओ, यस सर। चैटिंग क्या चल रही थी। अच्छा, सर सिलेक्शन की एविएशन की। तैयारी। मुबारकबादी दे रहे थे सर, हसन भाई को, अदनान भाई को। चलो अभी तो पहले चैप्टर है, अभी तो अब से ये बेसिक चीजें थी, अब जो आगे आएंगे वो एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है।
यस सर। ओके यस सर। ठीक है, चलो ठीक। ओके अल्लाह सर, थैंक यू हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।